स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। अक्सर होता था कि लोकसभा में प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी राज्यसभा में विपक्ष के आंकड़े में कहीं फंस जाती थी, लेकिन 9 नवंबर के बाद शायद ऐसा न हो, क्योंकि 11 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद उच्च सदन में बीजेपी बहुमत के करीब होगी। हालांकि इन सब में विपक्ष के हाथ बहुत कुछ नहीं आएगा। सपा जहां एक उम्मीदवार को भेज सकती है, वहीं बसपा और कांग्रेस तो मिलकर भी एक उम्मीदवार नहीं जिता पाएंगे। आज बात इसी पर होगी, चर्चा इसी पर होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। तो राज्यसभा चुनाव के बाद कितनी बदलेगी सियासत, क्योंकि लोकसभा के बाद राज्यसभा में बीजेपी की बल्ले बल्ले, लेकिन सपा के लिए कुछ तो कांग्रेस और बसपा के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित पुरी जी बीजेपी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हमारे साथ है, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, गौतम राणे दलित चिंतक हमारे साथ, उत्कर्ष सिन्हा साहब है राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। अमिताभ जी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, राज्यसभा चुनाव वो तस्वीर जो बदलने वाली है। राज्यसभा का ये जो निर्वाचन होना है 10 सदस्यों का उत्तर प्रदेश से, ये सबसे बड़ा अंतर ये लाएगा कि एनडीए के लिए राज्यसभा में जो टकराव वाले विधेयकों पर जो सांसद की स्थिति पैदा हो जाती थी कि भाई इसकी चिरौरी करो, इसकी चिरौरी करो, कहीं बीजू जनता दल से बात करो, कहीं एआईडीएमके से बात करो, तब जाके बिल पास हो, उस संकट से वो बहुत हद तक पार पा लेगा। 123 पर बहुमत है, 118 उसके पास अपने हो जाएंगे, तो उसको बहुत ज्यादा फिर जुटाना नहीं पड़ेगा समर्थन। मुझे लगता है उससे सरकार की फंक्शनिंग पर असर पड़ेगा, सरकार के कॉन्फिडेंस पर असर पड़ेगा। अभी ज्यादा समस्याएं राज्यसभा में विवादपूर्ण विषयों पर, विधेयकों पर आ जाती है। वहां अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए उसको उस उच्च सदन से पारित कराना कठिन। एक तो इसका पहलू देश के संदर्भ में ये, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कि आप देखिए, 2 बड़े क्षेत्रीय दल जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक या उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर शासन किया अदल बदल कर, जिन्होंने एक दौर में राष्ट्रीय पार्टियों को पीछे छोड़ दिया था उत्तर प्रदेश की जमीन पर। 75 जिलों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों नेपथ्य में थे एक दौर में जी। या तो मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री या मायावती जी मुख्यमंत्री, यह परिस्थिति थी। उस उत्तर प्रदेश में ये दोनों दल लोकसभा और राज्यसभा में भी बड़ी हैसियत रखे हैं। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी पहली बार यूपीए 1, तब समाजवादी पार्टी की लोकसभा में बड़ी हैसियत थी। मायावती जी समाजवादी पार्टी 20-20, 25-25, 30-30, समाजवादी पार्टी तो 30 से ज्यादा सांसद जिता के भेजी। ऐसे अवसर भी आए लोकसभा में, और राज्यसभा में भी उनके पास यही कमोबेश स्थिति रहती थी। वो हनक खत्म हो जाएगी। विधानसभा में बहुत सम्मानजनक आंकड़ा नहीं है इन दोनों क्षेत्रीय दलों के पास, जो उत्तर प्रदेश के 2 दशकों तक स्वाभाविक शासक रहे। लोकसभा में सम्मानजनक आंकड़ा नहीं बचा, और राज्यसभा में भी 5 जाएंगे तो 1 आएगा। यह स्थिति परिस्थिति पैदा हो गई, और कांग्रेस और बसपा के लिए वहां खाता नहीं खुलेगा। और उत्तर प्रदेश में जो परिघटना होती है उसका संदेश देश भर में जाता है। इसलिए आज मैं बहस लेकर आया कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक अवचेतन मन है, क्या वो 360 डिग्री पर घूम गया? मेरे मित्र कह सकते हैं कि अभी रुकिए, विधानसभा का चुनाव होने दीजिए, ठीक बात है। लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र संभावनाओं का, अनंत संभावनाओं का खेल है, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन आज की स्थिति देखिए,
जिस पार्टी के पास गांव प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सब रहते थे, कांग्रेस, भारत ने दशकों तक स्वाभाविक सत्ता की पार्टी के रूप में कांग्रेस के अलावा किसी को जाना ही नहीं। मुझे तो ये वो परिस्थिति लग रही जो इंदिरा जी के दौर में कांग्रेस की थी। तब विपक्ष को ढूंढना पड़ता था लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में। वो स्थिति पलट के भाजपा की आ रही है। इसलिए मुझे लगा इस पर एक चर्चा हो जाए। उपचुनाव का मौसम भी है तो चर्चा ठीक से हो भी जाएगी। और एक बात मैं और कहूंगा, आज ही मैंने उस पर गौर किया, अभी शाम को, वो विशेष में नहीं था लेकिन मैं विषय जरूर रखूंगा पटल पर। और गौतम राणे और उत्कर्ष सिन्हा से उस पर टिप्पणी जरूर लूंगा। ये लोग गैर राजनीतिक लोग हैं। हर दल गंगा जल हाथ में लेके कहता है भैया हम जातवाद की राजनीति नहीं करते, और उसके ऊपर तुलसी के 5 पत्ते भी रख लेता है कसम खाने के लिए। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस चारों ने देवरिया में उस जनेऊ वालों को उम्मीदवार बनाया। 4 बामन। मेरे संज्ञान में, हो सकता है मेरा कोई आंकड़ा कोई गूगल से नहीं ढूंढा, मेरा अपना वो है, मैंने इतने चुनाव देखे, कोई ऐसी सीट मेरी निगाह से नहीं गुजरी, किसी और की गुजरी हो तो अमित पुरी है, अध्ययन करते हैं, वो बता सकते हैं, कि जिसमें एक सीट पर चारों प्रमुख दल एक ही जात के आदमी लड़ा दें, ब्राह्मण, और उस पर तुर्रा ये चारों दलों का कि हम जातवाद की राजनीति नहीं करते ना, हम मानव को मानव के रूप में देखते हैं। धन्य भाई। मैं सबसे पहले उत्कर्ष सिन्हा आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश देश के पॉलिटिकल मैप को तय करता है, स्वाभाविक बात है। कांग्रेस राष्ट्र के स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी रही दशकों, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहिए तो जिन क्षेत्रीय दलों ने भारत की 2 राष्ट्रीय पार्टियों को आभाहीन कर दिया था 2 दशक तक, उससे सारी प्राण शक्ति खींच ली थी। एक कोने में भाजपा दिखती थी, दूसरे कोने में कांग्रेस, और राज कर रहे थे सपा बसपा। वहां यह परिस्थिति बन गई। उत्कर्ष सिन्हा, बिल्कुल। देखिए अमिताभ भाई, इस जो राज्यसभा वाली जो कहानी है, इसकी पटकथा तो 3.5 साल पहले ही लिख दी गई थी जी। क्योंकि राज्यसभा के जो चुनाव को हम देखेंगे तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में है, और जब 3.5 साल पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत ले लिया था, बीएसपी की हालत हमारे सामने है। कांग्रेस तब एकदम से हाशिए पर तब से है, लंबे समय से मुख्य विपक्षी दल थी, वो भी काफी कमजोर हो गई। तो उसी वक्त तय हो गया कि राज्यसभा में इनकी जो प्रतिनिधित्व है उसके ऊपर असर तो पड़ना ही है। तो ये जो आज चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के ऊपर, इसकी बुनियाद तो 3.5 साल पहले के रिजल्ट यूपी विधानसभा ने ही दे दिए थे। अब इसमें समस्या जो है वो ये है कि कांग्रेस के पास तो मान लीजिए मध्य प्रदेश और राजस्थान से कुछ भरपाई भी हो गई, लेकिन बीएसपी और समाजवादी पार्टी जैसी जो पार्टियां जिनका सिर्फ उत्तर प्रदेश के भीतर आधार था, समाजवादी पार्टी को तो फिर भी 1 सीट किसी तरह से मिल जा रही है, बीएसपी का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। तो क्षेत्रीय दलों को इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। बीजेपी का जहां तक सवाल है, मैं उसको अमिताभ भाई थोड़ा दूसरे नजरिए से देखता हूं। आपने अपने ओपनिंग में बहुत अच्छी बात कही कि बड़े बड़े जो बिल थे, जो खासतौर से पॉलिसी जो बीजेपी की थी उसको ले आने के लिए जब बिल ला रहे थे तो उनको हाथ जोड़ना पड़ता था, चिरौरी करना पड़ता था, कभी बीजेडी के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। 118 हो जाएंगे। लेकिन अमिताभ भाई इस बीच में एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, एनडीए जो सत्तारूढ़ है उसने अपने कई सहयोगियों को खोया है। अगर आज शिवसेना उसके साथ रही होती तो 123 तो वैसे ही निपट जाते, अब क्लियर मेजॉरिटी होती। बिहार के चुनाव की जो कहानी चल रही है, मुझे नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है कि क्या बिहार के नतीजों के बाद भी जेडीयू का जो मोहब्बत है बीजेपी के साथ उतना रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। तो जितना ये प्लस करने जा रहे हैं ना, 118 होंगे, 123 बहुत छोटा मार्जिन है।
और वो मैनेजेबल मार्जिन है, उसमें कोई कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे दल हैं जो बीजेपी के साथ एनडीए में नहीं है लेकिन उनके साथ आ जाते हैं। लेकिन अगर उनके सहयोगी एक एक करके छोड़ते गए तो फिर ये गैप जो है ना बना रहेगा हमेशा। इसलिए बीजेपी के रणनीतिकारों को ये 9 सीटें तो बोनस मिल रही हैं यूपी से, ठीक है, उनको बाकी कहीं से माइनस ना हो, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ठीक बात ज्यादा उत्कर्ष जरूरी सिन्हा, है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। मैं गौतम राणे के पास चलूं, एक बात कह के, 2 पार्टियां एनडीए के लिए बफर स्टेट हैं, जिस ओर उत्कर्ष इशारा कर रहे हैं, उस ऐसी किसी संभावनाओं से निपटने के लिए 2 उनके पास बफर स्टेट, में स्टेपनी शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो गरिमापूर्ण नहीं, वो भी राजनीतिक दल है। एक नवीन बाबू की पार्टी और दूसरी एआईडीएमके। मेरी बात लिख लीजिएगा, जब संकट आएगा वो संकट मोचक होंगे। इसलिए अब संख्या की समस्या नहीं। जब गंगा केवल एक हाथ दूर रह जाती है तो फिर पार उतर ही जाता आदमी, क्योंकि आदमी जानता है इसको डुबोने से भी कोई लाभ नहीं, डूबेगा है नहीं, बदनामी और होगी। यह भी एक मसला है। गौतम राणे, राजनीतिक दलों की स्थिति यह हो गई, मैं आपसे देवरिया पर बात करूंगा। एक विधानसभा उपचुनाव सबने बामन उतार दिए, जनेऊ से जनेऊ टकराए, और हर पार्टी गंगा में खड़े होकर कहती कि ना जी ना ना, अमिताभ जी देखिए, हम एक बात साफ कर दे, हमारी पार्टी जातवाद नहीं करती। अच्छा, ये संयोग है कि चारों को बामन मिले? देखिए अमिताभ जी, इस बात को समझिए जी कि हमारे देश में जो व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो जात के आधार पे आधारित हैं, उसी पे बेस्ड हैं। जी, तो कोई ये कहे कि हम जातवाद नहीं मानते तो इसका मतलब वो, हम ये नहीं कर सकते कि देश को धोखा दे रहा, वो खुद को धोखा दे रहा है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसको चीख चीख करके ये कह रही है कि हम जातवादी हैं और जात का समीकरण फिट करते हैं। अभी लोगों को उत्तर प्रदेश में लगा कि ब्राह्मणों के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो शायद उसका लाभ मिल जाएगा, और उस लाभ के चक्कर में सभी के सभी लोगों ने, जैसा कि आपने कहा, सभी के सभी लोगों को, उपनयन संस्कार वाले लोगों को ही दे दिया। तो ये जातिवाद की बात है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जातिवाद भी सापेक्ष तौर पे होना चाहिए, और जिस तरह से जातिवाद किया जा रहा है उस तरह से संभव नहीं है, उस तरह से जातिवाद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज में हर जातियों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। किसी को भी इनकार करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन एक ही पक्ष में अगर दौड़ा जाए, एक ही पक्ष में घुटोर दौड़ कर दी जाए तो कहीं से भी उचित नहीं है। ये परम जातिवाद है, चरमोत्कर्ष है जातिवाद का। तो अगर कोई दल ये कहे कि हम जातिवादी नहीं हैं, तो हम ये नहीं कहते कि वो देश को धोखा दे रहा है, वो स्वतः का धोखा दे रहा है, ठीक है, और उसी जातिवाद के नाम से लाभ लेने की कोशिश कर रहा है कि जिस देश जो दल जिस जाति का देश है वो और कुछ ब्राह्मण वोट मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। जी ठीक बात है। मैं जोही सिंह जी के पास चलूंगा, समाजवादी पार्टी की योग्य प्रवक्ता। जोही सिंह जी, आपसे छोटे छोटे 3 प्रश्न। एक तो एक गुड ह्यूमर में इस पर भी उत्तर चाहूंगा कि भाई सबको ब्राह्मण मिले और जातिवादी कोई नहीं। बोले मीडिया की उपज है जातिवाद, कोई, हम लोग जातिवाद नहीं करते। एक दूसरा प्रश्न, आपको 1 सीट थी राज्यसभा में, वो एक अवसर भी था जब आप ये सिद्ध कर सकते थे कि हम एक भौगोलिक सीमा से बाहर के लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं। एक चुनाव सामने है। आज की राजनीति तो गिव एंड टेक की है, सीधी बात। पद दोगे तो रहेंगे, नहीं तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। वो सुरेंद्र भाई की पार्टी में एक थी ना, जिनको इन लोगों ने अचानक राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया था, वो बीजेपी ज्वाइन कर गई। तो भाई जिधर व्यवस्था ठीक, आदमी उधर ही जाएगा। तो मसला ये है, जातिगत समीकरणों से देखते तो भी राज्यसभा आपके लिए अवसर था।
किसी मल्लाह को देते, केवट को देते, काची को देते, उसका एक संदेश दूसरा होता। मुसलमान को देते तो आपका एजेंडा आगे बढ़ता। ठीक, आजम खान साहब जेल में हैं, उनकी कुछ भरपाई होती। ठीक जी। एक और तीसरी बात सिर्फ ये कि जिस प्रदेश में आप लोगों ने 2.5 दशक तक राज किया, वहां ये स्थिति आ गई, बताइए। अमिताभ जी, मैं आखिरी सवाल से शुरू करती जी। हूँ कि हमारे लिए बहुत दुख का दिन है। हालांकि ये स्थिति 2017 में स्पष्ट हो गई थी कि हमारे पास एक ही सीट आएगी, लेकिन हाँ, वास्तव में राज्यसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन कम होगा और इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। विधानसभा चुनाव है तो बहुत सुखद स्थिति नहीं है, बुरा लगता है। और कुछ तो अपने ही कहीं और चले गए, कहीं और से राज्यसभा सीट ले अरे लिया, भाई, बहुत कई से लोग चले छोड़ गए। के चले गए। संजय वो तो- क्या नाम, नागर चले गए, सुरेंद्र नागर चले गए, चंद्रशेखर जी के बेटे चले गए, नीरज जी, संजय सेठ चले गए। संजय सेठ, आप तो बताइए, दुखद- संजय सेठ बताइए। बाकी चंद नीरज चले गए, समझ आती है, नागर साहब चले गए, समझ आता है, हैं? नहीं अमिताभ जी, नीरज चले गए ये भी समझ में नहीं आता है, एक क्योंकि जूही नीरज सिंह, को भी- जूही सिंह, नीरज एक की मिनट, जूही पहचान- जी, जी जूही जी, प्रैक्टिकल जी, बात, प्रैक्टिकल बात है। अब चंद्रशेखर जी की विरासत, समाजवाद छोड़ दीजिए। संजय अब, सेठ, एक मिनट मित्र, जी। संजय सेठ से जो रिश्ता आप लोगों का था, वो नीरज से नहीं था, वो सुरेंद्र नागर से भी नहीं था। ठीक, अमिताभ जी, नीरज संजय से तो था, सेठ, क्योंकि अब देखो, नहीं जूही सिंह, अमिताभ जी, इसमें क्या थोड़ा सा- आर्गुमेंट करें, इसमें उलझे नहीं। मैं आर्गुमेंट नहीं कर रही छोड़ हूँ दे। अमिताभ जी। छोड़ दे। नीरज की पहचान वो चंद्रशेखर जी के बेटे जरूर हम थे। जानते हैं। चंद्रशेखर जी का बहुत सम्मानित स्थान रहा है समाजवादी पार्टी में, लेकिन नीरज की पहचान समाजवादी पार्टी से थी। अच्छा, वो चलिए, 2 चलिए, बार ठीक है, ठीक है। लोकसभा एक लड़े। मिनट, आपकी तो, बात, जी, आपकी वो- बात, तो दुखद है, जूही हमारे जी, लिए दुखद है। जूही ये जी, बात सही। आपकी बात ऊपर करता हूं, मैं हटा दे, मैं केवल संजय सेठ की बात करता हूं, तुलना नहीं करूंगा, नहीं फिर बहस हो जाएगी दूसरी दिशा में। जी संजय सेठ से आप लोगों का जो घरौआ रिश्ता था, वो जी। किसी से नहीं था, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक, जी, इसीलिए अमिताभ जी घर के लोगों पर कम विश्वास बताइए। करना चाहिए। बताइए, आज वो उसके गोपाल जी टंडन के, लालजी टंडन के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, तो बहुत सोच समझ के विश्वास करना चाहिए। बहुत कुछ सीखा है हमने। अरे हमारे आपने लिए तो दुखद चाबी दिन है। उनको दे रखी थी, आपने तो चाबी अब उनको दुखद दे दिन रखी है। थी। हर चीज सीखने का समय होता है अमिताभ जी, अब सीख लिया है। दूसरी बात ये कि आपने प्रश्न एक और किया कि जी। देवरिया के बारे जी। में सबने क्यों किसी एक जाति को टिकट जी। दिया। काबिलियत है और देवरिया डिजर्व करता है कि काबिल लोगों को टिकट दिया जाए, काबिल लोगों को दिया गया है, सब लोग मिलकर लड़ेंगे। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण सब लोग देखते हैं, इसके बारे में अब खुलकर भी बात होती है। अच्छा, ठीक। शायद एक समय था जब मैं खुलकर इसका नहीं होती है। मैं इसका ये अर्थ निकाल सकता हूं जी कि जूही जी कह रही हैं कि भाई ब्राह्मणों में काबिलियत है, इसलिए उनको टिकट दी गई। क्या ये अर्थ अमिताभ निकाल जी, सकता हूं? आप हैं यहाँ पर, और राज्यसभा का तीसरा प्रश्न आपने किया, तो राज्यसभा में हमने काबिलियत देखी, अनुभव देखा। हम चाहते हैं कि राज्यसभा में प्रोफेसर साहब अगर हैं तो वो शुरुआत से एक बहुत मजबूती से अपनी आवाज अच्छा, रखते हैं जी। और हमारी बात भी रखते हैं। जी। ऐसे ही समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे लोगों को केवल जातिगत समीकरण में टिकट नहीं दिया जी। है। राज्यसभा आप जैसे लोगों के लिए अमिताभ जी, हम जैसे लोग विधानसभा हमारे वाले लिए लड़ने तो या हमारे लिए नुक्कड़ सभा ही ठीक है, राज्यसभा हम क्या करेंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए अमिताभ जी। जूही जी ने- क्योंकि निष्पक्ष जूही जी ने मजबूती एक से बात बात- रखना भी वहां जी, जरूरी है। जूही जी ने एक बात कही, उस पर एक टिप्पणी छोटी सी करूंगा, बहुत सरल हृदय से, उसको बहुत इधर उधर मत ले कोई, फिर सुरेंद्र भाई के नहीं। पास आऊंगा विस्तार से। राज्यसभा में ये वैसी बात है कि हम जातिवाद नहीं करते, ये वैसी ही बात है कि राज्यसभा में हम योग्यता को तरजीह देते हैं। मैं ऐसे नाम बता दूंगा जो बिल में लिखा क्या वो नहीं पढ़ पाएंगे, वो भी राज्यसभा में रहे। मैंने 20 साल कवर की राज्यसभा भाई, मैंने बहुत लोग देखे वहां, आपकी पार्टी से भी, बहन जी की पार्टी से भी, भाजपा से भी, कांग्रेस से भी। अमिताभ जी, केवल लिखने पढ़ने और विद्वता होने से थोड़ी आदमी की जानकारी हो जाती है। जमीन पर काम करता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लोगों की बात मजबूती से रखता है। हमने तो बड़े बड़े विद्वान लोग देखे जो महाजातिवादी हैं, जो जूही सिंह जी राज्यसभा के लायक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे लोगों के नाम भी बता दूंगी, यहाँ बताने से कठोरता आ जाएगी, जो केवल सोते रहे। जी। क्या इधर दबाया बना के हाँ, ये बात सही है। सो गए, वो भी बनाए, वो वहां क्या कर रहे थे? जी
ये बात सही है, मैं सहमत हूँ अमिताभ। तब फिर और नपना एक ही पहचानने की रखो जरूरत महाराज। है। ठीक, सुरेंद्र भाई वही प्रश्न आपसे, आपकी पार्टी तो भारत की स्वाभाविक सत्ता वाली पार्टी मानी जाती थी, उसके पास वो खिताब था, वो टाइटल था, और पंडित जी से लेके इंदिरा जी तक ये कहा जाता था, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक कांग्रेस का, बाकी तो सब विपक्ष के लिए बने हैं। ठीक, चाहे हिंदू महासभा लड़ी आपसे, चाहे जनसंघ लड़ा, चाहे तीसरे फ्रंट के ये 32 नाम के अवतार हुए विष्णु अवतार की तरह, अलग अलग नाम से वो लड़े। लोकसभा में सब ऐसे रहे कि भाई एक ही गाड़ी में चले जाओ, आ जाओ सारा विपक्ष। जवाहरलाल जी के समय वो स्थिति पैदा हो जाती थी कि 10% आदमी नहीं मिलता था जो नो कॉन्फिडेंस में दस्तखत कर दे, 100 में 90 आपके। आज ये परिस्थिति आ गई आपके प्रदेश में, जो कांग्रेस का नाभि स्थल है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नाभि स्थल है, उसके सारे बड़े चमकदार चेहरे की कर्मभूमि रही यही प्रदेश। आज ये स्थिति आ गई और आपको भी वही करना पड़ रहा है कि ब्राह्मण लड़ाओ देवरिया में। अमिताभ जी, कुछ बातें आपने बड़ी अच्छी कही, कुछ बातें हमारे आत्मचिंतन की हैं, कुछ बातें आत्मावलोकन की हैं, और कुछ आपकी निर्मम मीमांसा भी है, वो भी हमारे लिए धनात्मक ऊर्जा का काम देती है। लेकिन आपको एक बात तो कम से कम अच्छी लगेगी कि ये नेहरू का और कांग्रेस का लोकतंत्र ही था जिसकी वजह से आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, और जिसकी वजह से भाजपा उस स्थिति में पहुंची है जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं। अगर उस वक्त नेहरू चाहते तो क्या आज भाजपा इस स्थिति में पहुंच सकती थी? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके भाजपा वाले भी बता दें, और आपसे तो खैर उम्मीद है कि हम जो बात सुनते हैं, समझते हैं और देखते भी हैं। तो सच बात यह है कि ये लोकतंत्र जो हमने पल्लवित पुष्पित किया है, और उसके बाद जिस तरीके से हमने इसको पाला पोसा, पानी दिया, उसकी परिस्थितियों में जनता के पास जैसे जैसे ताकत जाती जा रही है, जैसे जैसे विकेंद्रीकरण होता जा रहा है, जैसे जैसे लोगों को ताकत मिलती जा रही है, वैसे वैसे लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो और चाहे वो प्रतिपक्षी राष्ट्रीय दल हो। तो इसकी हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सच बात यह है कि हमें अपनी बात को करने का ताकत रखनी चाहिए, और ताकत हम अपनी बात को सच कहने की ताकत रखेंगे। यह तो हो गई एक बात जो आपने उत्तर प्रदेश और कांग्रेस के संदर्भ में कही थी। हम आपकी बात को स्वीकारते हुए अपनी बात रख रहे हैं कि लोकतंत्र की मजबूती ये कांग्रेस की देन है। अगर कहीं गलती से भाजपा या उनके सहयोगी दल हिंदू महासभा, जनसंघ सत्ता में आ जाते तो आपके सामने यह स्थिति हो पाती, ये आपने पिछले 6 साल में देख लिया होगा। कह पाए या न कह पाए, ये आपका अपना मन है, आपकी अपनी वाणी है, और आपकी अपने ताकत या विवशताएं हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो देखिए, अब दूसरी बात पर आप आ जाइए कि यहां पर लोकतंत्र में राज्यसभा का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 सालों में इस महत्वपूर्ण उच्च सदन में क्या क्या किया और कितने कितने कुकृत्य किए, मेरे ख्याल से अगर इस पर आप चर्चा कर लेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप चाहे वो संजय सेठ हो, चाहे वो नागर हो, चाहे हमारे यहां से संजय सिंह हो, चाहे वो भूपेन कालिता असम से हो, चाहे टीडीपी के 4 वो आंध्र प्रदेश के राज्यसभा सांसद हो, जिस निर्ममता निर्लज्जता से इन्होंने लोकतंत्र का अपहरण और हत्या की है कि पहले उनसे इस्तीफे दिलाए, फिर उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी से राज्यसभा का बचे हुए कार्यकाल के लिए सांसद रखा। तो राज्यसभा में बहुमत लाने के लिए अगर कोई आदमी इस तरीके से गिर सकता है तो भगवान बचाए ऐसे लोकतंत्र में लोकतंत्र का क्या होगा, इस पर भी आपके विश्लेषण की आवश्यकता है। आपका जो निर्मम विश्लेषण कांग्रेस के प्रति था, मेरे ख्याल से अगर इस पर एक निर्मम विश्लेषण होगा तो वो बहुत ही लोगों के लिए जो है तथ्यपरक भी होगा और ज्ञानवर्धक भी होगा। इस पर हम आपसे ईमानदार विश्लेषण जरूर चाहते हैं। बिल्कुल। अब आप किसी भी संजय सेठ को कह दीजिए, नीरज शेखर को कह दीजिए, संजय सिंह को कह दीजिए, लेकिन उनकी जो व्यावसायिक विवशताओं को लेकर के और जिस तरीके से अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ने जिस निर्लज्जता से लोकतंत्र का चीरहरण किया है, चर्चा उस पर होनी चाहिए। ठीक है सुरेंद्र भाई, आपकी बात, 2 सवाल आपने मेरे पाले में फेंके, पहले मैं उन पर उत्तर दूंगा, उसके बाद इनके अमित पुरी जी के पास जाऊंगा। नहीं तो अवाम ये सोचेगा कि अमिताभ जी
मुंह चुरा के निकल गए। सवाल कठिन था तो उत्तर नहीं दिया। ऐसा मैंने जीवन में कभी किया ही नहीं। ना ना बिल्कुल। हाँ, जिन मुद्दों पर जितनी प्रखरता से इन 6 साल में भी मैं बोल लेता हूं, उतना तो विपक्ष के बड़े नेता नहीं बोल सकते जिनके माथे पर मोर रखा है। हम वो बता देंगे तो मेरे मित्र लोग हैं, बड़ी मार करा दोगे सुरेंद्र भाई। आप लखनऊ आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा रिश्ता काय को खराब कराओगे? मैं नाम लेके बता दूंगा किस मौके पर कौन मौन रह गया। जिनको चुनाव लड़ना है, अमिताभ अग्निहोत्री को चुनाव नहीं लड़ना, मैं 10 नाम लेके बता दूंगा, 10 बड़े चेहरे खड़े कर दूंगा। यहां कोई प्रवक्ता उत्तर नहीं दे पाएगा कि इस मुद्दे पर कैसे मौन हो गए। मेरे अंदर वो नैतिक शक्ति है, भगवती की कृपा। एक दूसरी बात, एक सुरेंद्र भाई ने अपने दूसरी बात सुरेंद्र भाई ने कही कि इस पर चर्चा कराओ कि राज्यसभा में क्या क्या हुआ। ठीक है, मैं बाजार को दोषी कह सकता हूं, एक सिक्के का पहलू वो भी है। लेकिन जो माल लेके बैलगाड़ी में बाजार में आया, मैं संजय सेठ की बात समझ सकता हूं, मैं सुरेंद्र नागर को समझ सकता हूं। मुझे ये बता दो, डॉक्टर संजय सिंह कौन सा धंधा कर रहे हैं, उनको क्या समस्या थी? सुरेंद्र राजपूत को याद होगा, नहीं याद होगा? मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। अगर आप कहेंगे तो भी उनका भी बताऊंगा। सुन लो, बात सुन लो अभी महाराज। फिर अब आपने बोले हम चुप थे। उनके सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर और उनकी क्या नाम जो है यहाँ की कोठी के ऊपर जो बात हुई, अमिताभ जी उसको भी जानिए। ठीक है महाराज, अब रुक जाओ। अब अमित पुरी जी बोलेंगे, उसके बाद ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा तब बोलेंगे। सारी ब्लैकमेलिंग है, कहां तक आप बात एक नहीं सुन लो, मैं आप मेरी मुझसे सवाल पूछो, फिर बीच में नहीं बोलो भाई। आप बोल रहे थे, मैं सम्मान से सुन रहा था। ऐसा कोई नेता नहीं, बड़ा चिरकुटों की बात मैं नहीं करता। बड़ा नेता कोई नहीं जिसके 10-5 स्कूल, फार्म हाउस और ये फलाना ढिकाना, सिनेमा घर, भट्टा, कोल्ड स्टोरेज ना हो। जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो उससे डरता भी नहीं, ये भी जान लीजिए। और पता नहीं किसको याद है कि नहीं, मुझे याद है एक बार राजीव गांधी और संजय सिंह ने एक ही रंग का बंद गले का सूट सिलवाया था। उसका रंग ये था जो आज मैं पहने हूं, और एक साइज चश्मा, एक साइज जूता। वो चले गए। ये तो सोचो। और 2-4-5 करोड़ रुपए की जमीन कोई मान लीजिए कलेक्टर उसको खुर्द बुर्द भी कर दे तो संजय सिंह की सेहत पे फर्क पड़ रहा है क्या? ना जी, उतने बड़े आदमी है पुश्तैनी। इसलिए मसला कोई और है। अमित पुरी जी, सवाल आपने सुन ही लिया, विपक्ष के बिंदु भी सुन लिए जी। मुझे लगता है सवाल मुझे दोहराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। आप जेरे बहस जो मुद्दा लाए हैं, मैं उसी के नहीं बिल्कुल, आप जेरे बहस जो मुद्दा लाए हैं, मैं उसकी चर्चा में अपने को शामिल करते हुए उसके मर्म के साथ जोड़ता हूं। राजनीति में हालांकि कोई चीज स्टैटिक नहीं होती, पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज करती रहती है। कल जो सत्ता में थे वो आज विपक्ष में हैं, और आज जो विपक्ष में है वो सत्ता में कभी ना कभी आएंगे। ये एक लोकतंत्र का शाश्वत सत्य है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। लेकिन उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों से जुड़ी हुई 2 बातें मैं आपके संदर्भ में ला रहा हूं, और एक बीजेपी एक कांग्रेस के साथ है। आपने एक चर्चा का संदर्भ लिया कि कांग्रेस की यूपीए 1 की सरकार थी, और यह हनक थी क्षेत्रीय दलों की कि देश के प्रधानमंत्री अमर सिंह और मुलायम सिंह जी से मिलने गए थे न्यूक्लियर डील के ऊपर बात करने के लिए, और फिर न्यूक्लियर डील का पैसेज जो क्लियर हुआ वो समाजवादी पार्टी के स्टैंड बदलने के कारण किया हुआ। यानी मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि दलों की भूमिका वैश्विक पटल वाले बड़े निर्णय के साथ जुड़ गई। मुझे वो दृश्य भी याद है कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्रीय दल के आखिरी मौके पे 5 वोटों के हटने से 1 वोट से गिर गई, तो इन क्षेत्रीय दलों की भूमिका भारत के संसद के दोनों सदनों में पूरी दुनिया ने देखी, और भारतवर्ष ने तो देखी। लेकिन सवाल क्या है, भारतीय जनता पार्टी शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा भेज सकती है, भारतीय जनता पार्टी हरनाथ सिंह यादव को भेज सकती है। मैं इस पे आपत्ति नहीं कर रहा कि प्रोफेसर साहब काबिल नहीं है, वो अच्छा पक्ष नहीं रखेंगे। लेकिन जब चर्चा हो तो यह भी देखा जाना चाहिए
कि 75 जिलों के उत्तर प्रदेश के एक इटावा की, एक जसवंत नगर से अगर राज्यसभा देने की बारी आए और दूसरी बारी आए तो जया बच्चन जी की आए, तो यह बाकी का जो कार्यकर्ता मुलायम सिंह जी के साथ टाट पट्टी बिछाया था वो अखिलेश वाले ट्विटर के साथ कैसे चले? क्योंकि राज्यसभा तो जसवंत नगर के नाम पट्टे पे लिख दी गई। और इन दलों की स्थितियां इसलिए भी हुई कि मायावती जी और मुलायम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश में टाट पट्टी की राजनीति करते थे तो यह एक चुनौती बन के खड़े थे, और जब यह ट्विटर की राजनीति करने लगे तो परिस्थितियां क्या हैं। अब आता हूं मैं दूसरे बात के ऊपर। करते हैं, कभी नेताजी की जो तारीफ बात करते कही हैं, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लोकतंत्र को पल्लवी पुष्पित किया, मैं उसकी बात से सहमत होते हुए बात करता हूँ। उन्होंने जूही जी आप बोल रही थी, मैं खामोश था। नहीं जूही सिंह, आपको अवसर मिलेगा। जूही सिंह बहस का एक पैटर्न रहने दीजिए। जूही सिंह बहस का एक पैटर्न रहने दीजिए, आपको अवसर मिलेगा। अभी अमित पुरी की बारी है। राज्यसभा का टिकट देकर तो अमित पुरी की पैनल पर थे, उन्नाव की बांगरमऊ की सीट की चर्चा भी करूंगा, जो कल एक दूसरे चैनल पे मैंने कहा था कि आपका प्रत्याशी बदल जाएगा, और डंके की चोट पे कहा था। आज 5 साहब आ गए, आपने कहा मुझे आपकी पार्टी का निर्णय मुझे कैसे मालूम है? 24 घंटे पहले मैंने कह दिया था कि कटिहार वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे सपा से। तो जातिवाद की चर्चा मुझसे न करो, मुझे अच्छी तरह मालूम। अरे आप काम करते हैं, आप बहुत अमिताभ जी जरा 1 मिनट, 1 मिनट जूही सिंह जी, 1 मिनट प्लीज जूही सिंह, 1 मिनट। अरे ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, पार्टी ने भी सुन ली कि आपने बढ़िया से डिफेंड किया। अब रुकिए, ये बड़े गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। आप प्रोफेसर साहब के अनुभव पर सवाल खड़ा करेंगे। अरे बाबा शांत हो जाए देवी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। या देवी सर्वभूतेषु राज्यसभा पहले दिया था, शक्ति रूपेण नमो नमः। शांत हो जाए या देवी सर्वभूतेषु। जब आप व्यक्तिगत अरे शांत हो जाए देवी, मैं गंभीर बात कहना चाह रहा हूँ। आपके संदर्भ में नहीं कहना चाह रहा हूँ, आपके संदर्भ में नहीं कहना चाह रहा हूँ। लोगों के साथ, वाल्मीकियों के साथ खड़े अरे रहते मैं हैं, शांत, इसलिए मैं कि नहीं आप सुन लोगों पा को रहा हूँ चुनाव आपको। लड़ाते हैं। यहाँ उसी ऑडियो तरह खराब है, से टेक्निकल टीम से प्रोफेसर पहले साहब कह दे, की पहचान नहीं तो मैं है, उत्तर देना जानता उनकी हूँ। अपनी बुद्धिमत्ता, और मैं अपना उस अनुभव। ठीक है जूही सिंह, रुकिए भाई, रुकिए, आगे आप रुकिए जूही सिंह, अब रुकिए भाई। अपनी लिस्ट को देखिए, अमित पुरी अपनी लिस्ट को शांत देखिए। रहे देवी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल मैं नहीं हाथ रहूंगी जोड़ सर, रहा हूँ। बिल्कुल नहीं रहूंगी। जहाँ रहे। शांत रहना होता है वहीं शांत रहती हूँ। अरे, वाहियात बातों को ना मैं सुरेंद्र बर्दाश्त गंभीर करती हूँ, बात ना कही, करती हूँ, जोड़ते हुए और ना मैं टीका टिप्पणी करती हूँ अरे दूसरे लोगों भाई। पर कि किसने कहाँ से पट्टा लिखा रखा है। इस तरह की भाषा और संस्कार पता नहीं आप में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया आपको। मेरी समस्या ये है कि मैं आपको सुन नहीं समस्या पा ये रहा हूँ। है अमित पुरी जी की आपका स्तर गिर रहा नहीं, तो है, उत्तर आपको आपकी दे एक देता। इज्जत है, सम्मान है, और इस पटल का भी एक सम्मान है। यहाँ पर ये कल भी ये ट्विटर मेरा और स्तर गिर जमीन नहीं और रहा है। दूसरों पर टिक्का अरे टिप्पणी भाई, क्या करना, मेरा अपनी स्तर बात कभी करो नहीं ना गिरा। भाई। मैं राजनीति अपनी में बात करने शब्दावली की के हिम्मत बारे में नहीं है बहुत आप गंभीर में। हूँ। टाट पट्टी और आपको ट्विटर अपनी ये बात पूर्णतः करने की हिम्मत नहीं है। संसदीय प्रॉब्लम ये है चलिए, क्योंकि आपके ठीक है, पास ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है। इसमें एक इसलिए आप अरे भाई सब लोग रुको, अब महाराज अब रुको, एक ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक बात कहूंगा, राजनीतिक दलों को चूंकि वो सार्वजनिक जीवन में हैं, उनके हर चयन और मनोनयन पर पब्लिक फोरम में डिबेट होगी, उसमें टची नहीं होना चाहिए। आप शहर अध्यक्ष नियुक्त करोगे तो भी बहस होगी, जिला अध्यक्ष तो भी, राज्यसभा चुनोगे तो भी, विधानसभा चुनोगे तो भी। टूंडला में एक को टिकट दे दी, पूरे देश भर में हाय हाय हो रही ना, उसके खिलाफ 20 मुकदमे। ये कैसे हो सकता है भाई आप उनका हमारी बात मत करो, अपनी करो? ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। लोकतंत्र में जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उन्हें पब्लिक के क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मर्यादा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। गांधी जी की आलोचना हुई, अंबेडकर साहब की आलोचना हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आलोचना हुई, भगत सिंह की आलोचना हुई इस देश में। हम आप तो छोटे लोग हैं दोस्त। ब्रेक के बाद आते हैं। इधर त्योहारों का वक्त आ रहा है, उधर चुनाव का वक्त, और ऐसे में गर्माहट बाजार में भी है और सियासत में भी। सीधे चल रहा है अमिताभ जी के पास, प्लीज। अभी जो दृश्य पैदा हुआ ब्रेक पर जाने से पहले,
मैं अब उसी प्रश्न पर एक सामान्य कॉमन प्रश्न पर सबसे छोटी छोटी एक टिप्पणी लूंगा। गौतम राणे सार्वजनिक जीवन में जो भी लोग हैं उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों की टिप्पणियों के लिए और सामान्य जनता की टिप्पणियों के लिए अपने को सहर्ष प्रस्तुत करते रहना चाहिए। सहमत है? देखिए, निश्चित तौर पे सार्वजनिक जीवन और लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि जो आपसे असहमत है उनकी बात आप सुने, और आपके पास अगर कोई जवाब है तो बेहतरीन तरीके से उसका जवाब प्रस्तुत करने का जो तरीका है, जो एक तुच्छता है, वो तुच्छता निर्धारित होनी चाहिए। और खासतौर से हमारे देश में जो राजनीतिक माहौल बन रहा है वो तुच्छता पूरी तरह से खत्म हो गई है। ऐसा लगता है जैसे हम लोग जो है यहाँ डिबेट करने नहीं आए, द्वंद्व करने आए या अखाड़े में आए हैं, एक दूसरे के मल्ल युद्ध में प्रताड़ने की स्थिति में आ गए। ये लोकतंत्र के लिए कहीं से भी उचित नहीं है, न तो स्वस्थकर है। और हर बात का जवाब तो देना चाहिए, चाहे जितने भी रहे हैं लीडर। हाँ, इधर कुछ दिनों में ठीक है गौतम राणे, समय कम है, छोटा सा उत्तर चाहिए। ठीक है, ये समय कम है। उत्कर्ष सिन्हा, यही सवाल आपसे। जी अमिताभ भाई, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं। अच्छा, मेरा मैं दोहराई दे रहा हूँ। मेरा प्रश्न है, मैं दोहराई दे रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करो, मैं दोहराई दे रहा हूँ। मेरा प्रश्न है, जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं उनको सार्वजनिक समीक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ये तो डेमोक्रेसी का बेसिस ही है, एग्री टू बी डिसएग्री, और वहां पर ही वो सम्मान की बात होनी चाहिए कि भाई आपकी विचारधारा अलग है, आपकी राजनीति अलग है, लेकिन मेरा भी अपना अस्तित्व है और हम एक दूसरे के विचारधाराओं से संघर्ष कर रहे हैं। जी। समस्या अमिताभ भाई जो हो जा रही है ना, वो ये हो जा रही है कि हम इस बहस को तार्किक बनाने की बजाय आक्रामकता का चोला ओढ़ ले रहे हैं, और आक्रामकता की आड़ में हम अपने तर्कहीनता को छुपा ले जाते हैं, तो इसलिए ये समस्या होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो है वो मैं मौका आपने मुझे दिया है तो मैं एक बात जो आपसे कहना चाहता हूं आपके विषय पर। देवरिया की सीट बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है सर जी, और देवरिया की सीट को इंटरेस्टिंग इसलिए मैं मानता हूं कि मैंने अभी अभी यहां स्टूडियो में आने के पहले एक स्टोरी लिखी कि ब्राह्मण वोटों का बैरोमीटर बन गया है देवरिया। आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। आपने अभी अपने ओपनिंग में भी कहा था कि आपके लंबे जो पत्रकारीय जीवन है कभी आपने ऐसा देखा नहीं। आपसे जूनियर हूं मैं, लेकिन मैंने भी अपने लंबे समय में नहीं देखा जी। तो ये वास्तविकता है। अब आप देखिए, बैक टू बैक आमतौर पर हमने ये देखा था कि भाई अगर दलीय गोटियां बैठती हैं तो उसी हिसाब से जाति तो भारतीय राजनीति का सच है, उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा सच है, लेकिन देवरिया में सबने उतार दिया है। ये पॉलिटिक्स क्या है सर, ये जानना हमारे दर्शकों के लिए बड़ा जरूरी है। आप देखिए, पिछले 3 महीनों से जो उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ ब्राह्मण जो है वो उत्कर्ष भाई मैं समझ गया, ऐसा माहौल बनाया हुआ है, माहौल दिख रहा है, कई बार दिखता है। जैसे ही जी समय मैं बस जल्दी से बात कर रहा हूं, तो वहां पर क्लेमेंट जो है ना, जितने बीएसपी भी वही क्लेम कर रही है, कांग्रेस भी क्लेम कर रही है, और ये चुनाव बताएगा कि दरअसल रुख क्या है। ठीक, ये बहुत मैं समझ गया अमिताभ भाई, आप बेहतर समझते हैं। उत्कर्ष भाई, समय की सीमा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बिल्कुल ठीक बात दे दिया मैंने। मैं सुरेंद्र भाई के पास चलूंगा और एक उनके लिए अच्छी टिप्पणी करूंगा, उनकी पार्टी के लिए। एक बार अटल जी ने मुझसे कहा, आजादी के बाद जिन लोगों ने देश को चलाया उनकी चर्चा हो रही थी, कोई इंटरव्यू नहीं कर रहा था, चर्चा थी। जवाहरलाल जी का उल्लेख आया, स्वाभाविक है, आना ही था। मुझे उनकी वो भावुक टिप्पणी याद है जो उन्होंने मुझसे कहा था कि अग्निहोत्री जी, पंडित जी मन से लोकतंत्रवादी थे, बोले बाकी लोग तो दिमाग से होते हैं, वो मन से लोकतंत्रवादी थे। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की उन समय की बैठकों को देखिए, वो जवाहरलाल
का सबसे बड़े चेहरे थे, फिर भी ऐसी आलोचना आज के दौर में किसी पार्टी में हो जाए, इंक्लूडिंग कांग्रेस, तो सबको बाहर भगा देंगे एक 5 मिनट के भीतर। ये जवाहरलाल नेहरू थे। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा प्रश्न वही, व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर सार्वजनिक जीवन में है तो उसके संदर्भ में चर्चा भी होगी, परिचर्चा भी होगी, आक्षेप भी आएंगे। मैं अमिताभ जी निश्चित रूप से आपसे सहमत हूं, और जो बात आपने कही है मैं 100% उससे सहमत हूं कि क्या नाम चर्चा सार्वजनिक जीवन के लोगों की होती है। लेकिन 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नपना, जैसे आप कहते हैं ना, एक होना चाहिए, या तो किलो में नाप लें या लीटर में नाप लें, तो सबकी परिचर्चा सार्वजनिक जीवन में होनी चाहिए, लेकिन निजी जिंदगी में किसके कितना झांकना चाहिए, क्योंकि जितना निजी जिंदगी में अगर मेरी झांका जाएगा, उतनी निजी जिंदगी में आपकी या उन लोगों की भी झांका जाना चाहिए जिन लोगों को के लिए ये परिचर्चा या जो लोग परिचर्चा कर रहे हैं। दुर्भाग्य से 2014 के बाद एक आईटी ट्रॉल की जो एक इंडस्ट्री पैदा हो गई है, इन लोगों ने निजी जिंदगी में क्या नाम, जो सार्वजनिक जीवन के लोगों को निजी जिंदगी को इस हद तक जो है निर्लज्जता से, जिसको कह सकते हैं कि ऑपरेट किया है, वहां पर दर्द होता है, सबको दर्द होता है। मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर देता हूं, छोटी सी टिप्पणी कर देता हूं, बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी जी विपासना करने जाएं, राहुल गांधी जी अपनी मां को लेकर के इलाज कराने विदेश में जाएं, और श्री अखिलेश यादव अपने बच्ची का एडमिशन कराने लंदन में जाएं। किस तरीके की भाषा, किस तरीके की बातों का प्रयोग होता है। अगर वो भाषा और वो बातें आपके निजी जीवन में प्रयोग होने लगे अमिताभ जी, तो मैं आपको बताऊं कि आपका हृदय छलनी हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मर्यादाओं के साथ सार्वजनिक जीवन की बिल्कुल पूरी तरीके से टीका टिप्पणी होनी चाहिए। ठीक बात, ठीक। मैं जोही सिंह जी के पास आऊंगा। जोही जी, मैं इस बात से सहमत हूं, निजी जिंदगी जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी परिभाषा सबको पता है, वहां ताक झांक नहीं। लेकिन व्यक्तित्व की समीक्षा, आपके रहन सहन की, लटके झटके की समीक्षा तब भी होती थी जोही सिंह जी भारत में, जब हम आप पैदा नहीं हुए थे। गांधी जी की बकरी भी इस देश में जेरे बहस रही है। गांधी जी से बड़े हो जाएंगे क्या? अमित जब एक मिनट सुन लो, जमुनालाल बजाज उनको पैसा देते हैं, घनश्याम दास बिरला पैसा देते हैं, ये भी जेरे बहस था। गांधी जी ने आपत्ति नहीं की, तो हमको आपत्ति क्यों हो? अमिताभ जी, कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि सौम्य, शालीन, तार्किक हो, लेकिन समीक्षा और सार्वजनिक समीक्षा की कुछ भाषा होती है, कुछ सीमाएं होती है, और मर्यादाएं टूट चुकी हैं। तो अब जरूरी है कि आप अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करें कि पट्टा हो गया, तो जवाब भी मिलना चाहिए। जितना मैंने सुना, पहले मैंने अमितपुरी भाई को सुना, पूरा सम्मान है, और जवाब मुझे देना था वो मैंने दिया। उनको स्वीकार्य है, लेकिन वो परिपाटी की बहुत राजनीतिक मित्रता है, और आप मुझे कुछ भी कहते जाएंगे। जसवंत नगर जहां से नेताजी निकले हैं, बहुत आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि वहां से एक नेतृत्व का निकलना खुद में एक इतिहास है, और वहां के लिए काम भी किया। तो ठीक है, वो उनको अमितपुरी जी को नहीं लगता होगा, शायद उनको यही रेलेवेंट लगा कि वो टिप्पणी करनी है, ये उनकी अपनी सोच है, और मुझे जवाब देना था, वो मैंने दे दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि हर आदमी की अपनी एक काबिलियत है, और काश मैं भी सौम्यशालीन रह सकती। कोशिश रहती है। बहुत प्रखरता से जवाब दे दिया, ज्यादा ही प्रखरता से दे दिया, वो तो कोई बात ही नहीं। अमितपुरी जी, वही प्रश्न आपसे, सार्वजनिक जीवन में जो भी लोग हैं उनको आलोचना, आत्मालोचना, समीक्षा सबके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सुन लीजिए, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जोही सिंह खासतौर पर सुने। इस देश के संसदीय लोकतंत्र के 52 से चुनाव शुरू हुए, उससे पहले चुनाव नहीं थे भारत के। 52 से व्यक्ति आधारित नारों पर भारत की राजनीति चली है। व्यक्ति आधारित, जब नारा, आपके चेहरे पर नारा बनेगा तो आपके चेहरे की समीक्षा नहीं होगी क्या? किसी ने सिद्धांतों पर नारा बनाया क्या? मैं नारे की ना दूंगा। अमिताभ जी, मैं विषय रखूं जी। अमिताभ जी, मैं विषय रखूं जी।
जहां मैं पिछले दौर में चर्चा कर रहा था वहीं से संबद्ध होते हुए इस सवाल का उत्तर भी देता हूं। मैंने कहा सुरेंद्र जी ने सही कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के लोकतंत्र को पल्लवित और पुष्पित करने में काफी योगदान किया, और सार्वजनिक जीवन में हमला पीठ के पीछे और कमर के नीचे नहीं होना चाहिए, पब्लिक डिस्कोर्स की एक लैंग्वेज होनी चाहिए। मैं उससे अपने को संबद्ध भी करता हूं और हमेशा प्रयास किया कि उससे अपने को आबद्ध भी रखूं। लेकिन सुरेंद्र जब चर्चा कर रहे थे तो आधी बात कह गए जो जेरे बहस आप मुद्दा लाए कि ये स्थितियां क्यों बनी। आपने कहा ना 2017 में ये इसका जन्म हो चुका था आज के राज्यसभा चुनाव का, जब देवरिया से दिल्ली तक श्री राहुल गांधी 27 साल यूपी बेहाल का नारा लेके निकले, तो 27 साल में दोनों क्षेत्रीय दलों के कार्यकाल भी थे, लेकिन ताज के झूमर आते आते 27 साल बेहाल, यूपी को यह 7 पसंद में परिवर्तित हो गया और वहीं से 7 सीटें कांग्रेस के खाते में आने की परंपरा आ गई। वो कहने लग रहे थे कि राज्यसभा ने कई कुकृत्य पिछले 6 साल में देखे हैं। एक कुकृत्य यह भी देखा है कि धारा 370, जिसे जवाहरलाल जी ने कहा था कि यह समय के साथ घिसते घिसते खत्म हो जाएगी, यह कुकृत्य भी देश की पार्लियामेंट ने किया, धारा 370 को समाप्त किया। एक और कुकृत्य भी इस भारत की संसद ने देखा, जेएमएम ब्राइबरी कांड के अंदर जिस प्रकार से सांसदों को खरीदा गया, जेएमएम ब्राइबरी कांड के अंदर कैश फॉर वोट का केस भी संसद ने देखा। यह निर्लज्जता भी संसद देख चुकी है। और वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, जवाब देने का जरूर मौका दीजिएगा। ठीक है पूरी साहब, ठीक है पूरी साहब, समय कम है हमारा। ही बात स्मरण कराना चाहता हूं। धन्यवाद। मैं 30 सेकंड सुरेंद्र को दूंगा। आपने इमरजेंसी लगाई, ठीक है अमित पुरी, ठीक है, थैंक यू। समय कम है, समय आज बीजेपी के राज में खुली बात हो रही है, ठीक है, भाजपा की आलोचना हो रही है। ठीक है, आपने उनका नाम लिया है, ठीक है अमित भाई, ठीक है, लोकतंत्र का मूल ठीक है। है। सुरेंद्र राजपूत जी 30 सेकंड फॉर यू। जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से फिर अमित जी का भी सम्मान, भाजपा का भी, लोकतंत्र का सम्मान हम करते हैं, हम तो सबसे बात करते हैं। लेकिन अमिताभ जी, जब अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए कांग्रेस का नाम लिया जाता है, तब निश्चित तौर पर जवाब देना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जिंदगी लोकतंत्र में पीडीपी को देशद्रोही पार्टी कहा और उसके बाद उन्हीं से जो है समझौता किया और 4.5 साल सरकार चलाई। तब इनको ये कुकृत्य नहीं समझ में आ रहे, और इनको ये कुकृत्य नहीं समझ में आ रहे कि अमित शाह साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से 2 जगहों पे, एक जगह उन्होंने कहा कि साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं अमित पुरी, एक जगह उन्होंने कहा कि हमारे पास व्हाट्सएप की एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री सुबह से दोपहर तक सारी अफवाहें फैला सकती है। और दूसरी जगह अमित शाह ने कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर राज्यसभा में बहुमत चाहिए। ये कीमत क्या होती है और ये कीमत लगाने की जो, चलिए वक्त खत्म हुआ अमित पुरी जी, नरेंद्र मोदी की भाजपा और अमित शाह की अमिताभ जी भाजपा के पास सीधे चल रहा है संपादकीय टिप्पणी से, प्लीज। अमित पुरी जी ने जेएमएम कांड का जिक्र किया, मेरे आंखों के सामने तस्वीरें कौंध गईं। आज का जो झारखंड है, उस इलाके से आने वाले लोकसभा के सदस्य थे, वो खेल खेलना भी नहीं जानते थे। वो नए नए प्रवेश किए थे इस खेल में, और सब लोग एक ही गाड़ी में बैठ के एक ही रंग की अटैची लेके चले गए बैंक। बोले सांसद है, खाता खोलो, और एक ही रकम सबने जमा करा दी। क्या उत्तर प्रदेश का पार्षद भी इतना खेल जानता है कि अलग बैंक चुनो और अलग अलग पूरा पैसा एक में मत जमा करो और कुछ हवाला कर दो? लोकतंत्र ने वो भी देखा। छोड़िए उस बहस में मैं आज नहीं जाना चाहता जी। नोट भी आए थे सदन में, मैं था सदन में, पत्रकार दीर्घा में नोट आए थे, गड्डियां। भारत की लोकसभा में पहली और आखिरी बार हुआ होगा शायद ऐसा, ईश्वर करे दोबारा ना हो, कि गड्डियां आ जाए। मैंने वो दृश्य भी देखा जब नरसिंह राव जी की सरकार के लिए वोट हो रहा था हाउस के अंदर, तो उसी जेएमएम कांड में जो थे आरोपी, वो एक सज्जन आए, आदिवासी वर्ग से आते थे। वो घर से इतना ज्यादा ले आए थे, शाम की दवाई दिन में ही, वो आते ही गिर पड़े। फिर विद्याचरण शुक्ला दौड़े, उनको उठाकर ले गए, बड़ी मुश्किल से उनका बटन दबा पाए।
वो इतनी पी लिए थे। ये दृश्य भी देखे, दुखद पल थे भारत की राजनीति के लिए। मैं बहस को बहुत सार्थक नोट पर खत्म करूंगा। इंदिरा जी के समय जो स्थिति कांग्रेस की थी, उस स्थिति जैसी भूमिका में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। इस सत्य को स्वीकार करने में कोई बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं पड़नी चाहिए, ना दिल पर लोड लेना चाहिए, ठीक है ना। सत्ता की स्वाभाविक पार्टी के तौर पर कहीं कहीं कुछ प्रतिरोध है, जैसे नवीन बाबू हैं एक शक्ति एक छोर पर, एक पर ममता है एक छोर पर। लेकिन अब एआईएडीएमके वाले तो कहते हैं कि भाई हमारा तो बाप बेटे का रिश्ता है, ठीक है ना। और उतना तो कांग्रेस के समय में भी रहा, कुछ जगहों पर कुछ छत्रप रहे। इंदिरा जी के समय में ही कांग्रेस से पश्चिम बंगाल चला गया, इंदिरा जी के समय में चला गया था। ज्योति बाबू वहां 32 साल चीफ मिनिस्टर रहे ना इंदिरा जी के जीवन काल में। तो इसलिए मैं कहता हूं, तीसरी बात मैं कहूंगा, राजनीतिक संस्कारों में जो अवमूल्यन आया, उसने ऐसी परिस्थिति पैदा की। पहले लोकलाज था, आदमी कहता था भाई हम अपने नेता को कैसे धोखा दे दें, कल तो उनसे मिलके आए, उनके साथ खाना खा के आए। अब वो एक के यहां खाना खा के निकलता, दूसरे के यहां खाने चला जाता है, फिर तुलना करता किसके यहां मिठाई अच्छी थी, उधर ही ज्वाइन कर लेता है, टेस्ट करता घूम रहा है। ये साझी समस्या है, सबकी समस्या है, सबकी समस्या है। ऐसा लोकतंत्र में कभी देखा था क्या? 14 का चुनाव था, श्रीमती सोनिया गांधी की निजी हस्तक्षेप से एक टिकट फाइनल हुआ, प्रतिष्ठापूर्ण सीट थी। जब नामांकन वापस लेने की तिथि खत्म हो गई, मोदी जी की सभा थी, वो मोदी जी की सभा में आए और बोले भाजपा के पक्ष में बैठ रहे। बताइए, कांग्रेस के पास यह भी विकल्प नहीं बचा कि दूसरा कैंडिडेट भी उतार दे। उनकी भी जय जय, उनकी भी जय जय। हालांकि ये लोग कुछ उनको दिए नहीं, ये गलत किए हैं, कुछ उनका भी हिसाब किताब कहीं रखना चाहिए था। राजनीतिक दल चलाने वालों को आत्मचिंतन करना चाहिए, सहयोग लीजिए, समर्थन लीजिए, उसके बदले में उनके कारोबार पर कृपा दृष्टि रखिए। यहां तक तो मेरी समझ में आता है, जब आप ऐसे लोगों को नेता ही बना देंगे तो ऐसे ही फंसेंगे, ऐसे ही डूबेंगे। मैं बिना नाम लिए एक बात कहूंगा, मेरे ख्याल से सुरेंद्र भाई भी समझ जाएंगे, जूही सिंह भी समझ जाएंगी, अमित पुरी जी भी समझ जाएंगे, और गौतम राणे और उत्कर्ष भी समझ जाएंगे, लखनऊ के रहने वाले। उत्तर प्रदेश की राजनीति के पिछले 30-40 वर्षों में जो बहुत बड़ा चेहरा रहा एक, उससे मैंने एक बार कहा, संकट काल था, जूतमलात हो रही थी, मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ बैठा, मैंने उनसे कहा कि आप जिस पर हाथ रख दोगे वो एक्स बन जाएगा, एक एक्स के पीछे काहे पड़े हो? अरे आपसे के पावर हाउस से जनरेटर चला रहे अपना क्या जी। मैंने कहा वो 10 मिलके एक आपको नहीं बना सकते। लेकिन ये बात राजनेताओं की समझ में नहीं आती। सबको प्रबंधक चाहिए, बिल्कुल। तो प्रबंधक कई बार बंधक भी बना लेते हैं। कार्यकर्ता किसको चाहिए? आपको प्रबंधक चाहिए ना, तो प्रबंधक तो फिर फ्रीलांसर है, सब घर देखेगा, जहां उसको लवंग लता या मलाई की गिलोरी अच्छी लगेगी वहीं बैठ जाएगा, आप फिर बाद में रोते हुए चिल्लाते रहो। कार्यकर्ता थे तो निष्ठा थी, आपने कार्यकर्ताओं की व्यवस्था संस्कृति को खंडित कर दिया राजनीतिक दलों ने। 24 घंटे के भीतर आप आदमी को लोकसभा का टिकट दे देते हो, राज्यसभा का टिकट दे देते हो, एमएलसी बना देते हो 24 घंटे में। बिल्कुल सच। और जो बोरे आपके लिए दरी बिछाता है उससे कहते हो हरिभजन करो,
और फिर कहते हो देखिए अमिताभ जी लोग धोखा दे जाते हैं। लोग धोखा नहीं दे जाते, ये संस्कृति आपने पैदा की है, उसका दंश भी आप झेलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राज्यसभा को लेकर अब घमासान मचा है। बीजेपी की तो ठीक, लेकिन सपा के खाते में एक, बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खाली हाथ। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।